हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। और आज ये क्विज वन नहीं बल्कि क्विज टू है। और मैं डिस्कस करने जा रहा हूं किरण का ये बुक जिसमें 6300 प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये बिहार में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर करने के बाद इस बुक में समराइज किया गया है। तो इसको मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जैसा कि इसका पहले भी क्विज वन भी आया था और उसमें एक अच्छे तरह से डिटेल एनालिसिस किया जा रहा था। और आई होप आप उस वीडियो को देखकर एंजॉय किए होंगे। उसी के बेस पर ये क्विज नंबर सेकंड है और इसमें मैं पॉलिटी के टोटल 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो सबसे पहला तो क्वेश्चन का एक आंसर यही है कि पहले जो शिक्षा है, एजुकेशन है, पहले राज्य सूची का विषय था, ठीक है। अब इसको संवर्ती सूची में डाला गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। यहाँ से एक है 29वां संविधान संशोधन के बारे में। 29वां क्या है कि ये 29वां संविधान संशोधन केरल में जो भूमि सुधार हुआ था, ठीक है। केरल भूमि सुधार से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है, सुधार से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि 29वां संविधान संशोधन तो केरल में भूमि सुधार से है। और इसको किस अनुसूची में डाला गया है? तो इसे 9वीं अनुसूची में डाला गया है, ठीक है। ये जो केरल में भूमि सुधार हुआ था उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। और 9वीं अनुसूची का एक ये सबसे बड़ा विशेषता है कि इसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोर्ट में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं जब कोई भी चीज 9वीं अनुसूची में डाला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और 42वां संविधान संशोधन, एक चीज याद रखना है कि ये 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ था। और इससे दो चीजें हैं। एक है कि इसमें प्रस्तावना भी जोड़ा गया। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में एक्चुअली 3 वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें प्रस्तावना था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। वो वर्ड कौन कौन थे? तो एक था समाजवादी, एक वर्ड था धर्मनिरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष एक वर्ड था। और तीसरा था अखंडता। तीसरा क्या था? अखंडता। तो ये कभी कभी जोड़ा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इसका भी आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके थ्रू एक चीज और इम्पोर्टेंट आप रखनी है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य के बारे में एक चीज याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या, मौलिक कर्तव्य जो है उसकी संख्या टोटल संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है? तो ये 11 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बस इतना ही इसमें आप याद रखें, बाकी आगे और भी आएगा जिसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। पहला, स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से या सरकारी अनुदानों से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज सरकारी अनुदानों से प्राप्त करती है, ठीक है। और यहाँ पर पंचायती राज से रिलेटेड आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो सीख लेनी चाहिए। पंचायती राज, ये 73वां संविधान संशोधन 1992, ये पहले याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया था। और पंचायती राज त्रिस्तरीय है। कितना है? तो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय यानी 3 लेयर का है। इसमें 3 लेयर कौन कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ग्राम में होता है वो होता है ग्राम पंचायत। कौन होता है? ग्राम पंचायत एक होता है जो ग्राम गांव लेवल पर होता है। फिर होता है पंचायत समिति, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होता है। और एक होता है जिला परिषद, जो जिला स्तर पर होता है, ठीक है। तो ये 3 लेयर है और ये इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज जो सबसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो जो पहली बार है वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, 1959 ईस्वी को हुआ था। करने वाले कौन थे? तो इसको करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कहाँ किए थे? तो ये नागौर जिला, कहाँ था? नागौर जिला। और नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान का नागौर जिला में पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये 3 स्टेट में नहीं है, अभी भी ये 3 स्टेट में नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए कि 3 राज्य में नहीं है ना। कौन नहीं है? तो पंचायती राज 3 राज्य में अभी भी नहीं है। वो 3 राज्य भी इंपॉर्टेंट है। एक है नागालैंड। एक कौन है? नागालैंड में पंचायती राज अभी भी नहीं है। मेघालय, मेघालय, मैं घायल हो गया है ना। मेघालय में भी पंचायती राज नहीं है। और मिजोरम, मिजोरम में भी पंचायती राज नहीं है। एक इसमें याद रखना, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है ना, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां पंचायती राज नहीं है, जहां पंचायती राज नहीं है, ठीक है। तो इसको ही आपको लिखना है न्यू दिल्ली। ये कौन हो जाएगा? दिल्ली। ये कौन है? दिल्ली। तो ये दिल्ली है। दिल्ली में भी केंद्र शासित, एक दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायती राज नहीं है। और 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ भी पंचायती राज नहीं है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। सबसे पहला बार 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। और इसको राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था। तो पंचायती राज से रिलेटेड इतना चीज आपको याद करना है। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, यानी संविधान, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो यहाँ नवंबर है, जो कि जनवरी और अगस्त तो था नहीं, ठीक है। तो नवंबर और नवंबर, तो 26 नवंबर, यहाँ भी 26 नवंबर, यहाँ 1949, यहाँ 1948 है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो जो हमारा संविधान है, ठीक है, तो मूल संविधान यहाँ लिखिए, यहाँ लिख दीजिए मूल संविधान, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। मूल संविधान में जो टोटल अनुच्छेद थे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395, 395 था। टोटल अनुसूची अगर बात की जाए कि अनुसूची टोटल कितना था, तो अनुसूची 8 था, ठीक है। और भाग की बात किया जाए तो 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। जो ये संविधान है, ये जो संविधान है, ये हस्तलिखित था। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा गया था। तो जो हस्तलिखित किया गया, हाथ से लिखा गया था, उसे हाथ से लिखने वाले व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण जी के द्वारा हाथ से लिखा गया था, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में टोटल अनुसूची 395, तो अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग 22 थे, ठीक है। जो संविधान को अपने हाथ से, यानी हाथ से लिखने का जो कार्य किए, वो थे प्रेम बिहारी नारायण जी थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, या कैबिनेट ने, ठीक है। तो संविधान को अंगीकृत करने वाले कौन थे? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, जो उस समय जनता चुना था और वो संविधान सभा में थे, वही संविधान को क्या किए थे? अंगीकृत किए थे, ठीक है। यहाँ से संविधान सभा आया, ठीक है। तो संविधान सभा के बारे में कुछ हम लोग जान लें। संविधान सभा, तो इसकी जो स्थापना है, संविधान सभा की जो स्थापना है, वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो करने वाला था कैबिनेट मिशन। किसके थ्रू हुआ था? कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था, ठीक है। और इसमें जो टोटल, संविधान सभा में जो टोटल सदस्य, ये भी याद रख लेना, जो टोटल सदस्य थे वो कितने थे? तो टोटल सदस्य 299। टोटल सदस्य कितने थे? 299, जिसमें 15 क्या थी? महिला। 15 क्या थी? महिला थी। तो ये भी याद रखना कि कितने महिलाएं थे। और यही संविधान सभा के बारे में है कि इसके संविधान सभा के जो मसौदा समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के जो अध्यक्ष बने, वो कौन बने थे? तो अंबेडकर साहब बने थे। कौन बने थे? अंबेडकर साहब बने थे। तो ये भी याद रखना है। और ये संविधान सभा में टोटल सेशन कितना हुआ था? टोटल कितना सेशन हुआ था? टोटल सेशन यानी कार्यवाही कितनी हुई थी? टोटल सेशन कितना हुआ था? तो 11। टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे, ठीक है। और ये संविधान सभा जो है, संविधान सभा
संविधान को संविधान को अपनाया कब? संविधान को अपनाया कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 26 नवंबर 1949। देखिए इसके पहले यही क्वेश्चन था, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कब किया? ठीक है, संविधान लागू कब हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट भी है। 26 जनवरी 1950, ये भी पहले पूछा गया था। और यही संविधान सभा के बारे में दो चीज और है कि संविधान सभा जो राष्ट्रीय ध्वज है, किसको? राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। और यही संविधान सभा था जो राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत ये दोनों को अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रगान भी और राष्ट्रगीत भी। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग को अगर याद कर लो, ठीक है, तो संविधान सभा से इतना ही घूम फिर करके आते रहता है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगता है बट आप लोग का जो सब्सक्रिप्शन है देख के बहुत मजा आता है। नेक्स्ट है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? टोटल कितना समय लिया? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो देखो 3, 4 और 5 तो ऐसे नहीं, 2 वर्ष ही लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का टोटल टाइम लगा था। ठीक है, और संविधान बनाने में यही था। संविधान के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल, कितना? आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? अगर आपातकाल लग गया तब भी समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार, क्योंकि हर कोई चाहे कितना भी आपातकाल लग जाए उसे जीवने का अधिकार हमेशा दिया जाता है। ठीक है, बाकी ये सब भाषण नहीं दे सकते हैं, हाँ एक समान नहीं किया जा सकता हर किसी को, है ना, लेकिन जीने का अधिकार हर किसी को दिया जाता है, तो ये कभी निलंबन नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी की बात, ठीक है, तो जो नेशनल राष्ट्रीय आपात लिखो, नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय आपात। तो जो राष्ट्रीय आपात है वो कितना में है? आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रीय आपात कितना में है? तो 352 में है। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कौन कौन है? तो याद रखना, एक 1962 से 68 के बीच में लगा था, जब चाइना वॉर हुआ था। कौन सा वॉर हुआ था? ये चाइना वॉर के टाइम में लगा था, जब चाइना से युद्ध हो रहा था तब लगा था। एक लगा था 1971, जब अब पाकिस्तान से वॉर हो रहा था, ये लगा था पाक के समय, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब लगा था। ठीक है, और एक 1977 को लगा था, 1977। और ये डेट भी याद रखिएगा, 25 जून 1977। अभी हाल ही में 25 जून को आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो पार्टी के लोग थे वो बोल रहे थे कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, है ना। 25 जून का टाइम में देखे थे, आपातकाल के बारे में पूरा मतलब मुद्दा गर्म था। ठीक है, तो 25 जून 1977, और ये लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण। और ये लगाने वाली कौन थी? ये लगाने वाली थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। किनके द्वारा लगाया गया था ये? इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। यहाँ से एक आपात और है, राष्ट्रपति शासन। एक है राष्ट्रपति शासन। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 में है। कितने में है? आर्टिकल 356 में है। और एक और है वित्तीय आपात। कौन है? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात आर्टिकल आर्टिकल 360 में है। कितना में है? आर्टिकल 360 में। और वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा। ये याद रखना है कि वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी इंडिया में नहीं लगा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है तो मौलिक अधिकार को, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस आदेश हेतु जारी करते हैं, या इसका निलंबन कभी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं
तो मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसे? मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उसको मैं यहीं पर निपटारा कर देता हूँ। मौलिक अधिकार सबसे पहले तो ये भाग कितना में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार कितने भाग में है? भाग 3 में है। आर्टिकल की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद की बात किया जाए, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार की टोटल संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार की टोटल संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 प्रकार का दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन है? तो पहला लिखिएगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण, शोषण का अधिकार हो गया। चौथा हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा हो गया संस्कृति, हर कोई अपना संस्कृति बचा सकता है, उसके लिए काम कर सकता है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये पूछा जाता है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 23 से 24 है, यानी 23 और 24 दोनों शोषण का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, और संस्कृति कहाँ से कहाँ तक है? तो संस्कृति 19 से 29 और 30 हो गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हो गया। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये इंपॉर्टेंट है इतना। और एक इसके पहले और भी था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसके बारे में। जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इस संपत्ति का जो अधिकार है इसको 44वां संविधान संशोधन 1978, इसको जो ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर ये इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो फिर से याद रखना, जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो इस नौ का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें याद रखना, एक है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के बारे में याद रखना कि जो मंत्री परिषद है वो किस आर्टिकल में है? तो मंत्री परिषद आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में। ठीक है, मंत्री परिषद। और इस आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 है, उसके बारे में भी याद रखना। आर्टिकल 75 कहता है पीएम की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा भाई? तब पीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ से प्रधानमंत्री की जो की बात हो रही है, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री है, सबसे लॉन्गेस्ट पीएम जो सबसे लंबे टाइम तक रहे, वो थे कौन? जवाहर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और ये थे 17 साल 288 दिन, 288 दिन थे। ठीक है, और ये इनका रिकॉर्ड मेरे हिसाब से अभी मोदी जी भी नहीं तोड़ पाएंगे अब, है ना। और पहली पीएम, पहली फर्स्ट वुमेन, पहली महिला पीएम, पहली महिला पीएम कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। कौन थे? इंदिरा गांधी पहली पीएम थी, है ना। और सबसे युवा पीएम अगर पूछा जाए, सबसे अ, सबसे युवा पीएम, सबसे यंग पीएम अगर पूछा जाए, तो वो हो जाएंगे राजीव गांधी। वो कौन होंगे? राजीव गांधी रहेंगे। ठीक है, तो ये पीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, उसे किसी भी प्रकार से भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा का जो टोटल सदस्य है, राज्यसभा में जो टोटल
सदस्य हैं वो कितने होते हैं, तो वो तो 250। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, जो वर्तमान है, वर्तमान में 245 है। कितने हैं, 245 है। और इसका जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल, लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, सदस्यों का कार्यकाल वो कितना दिन का रहता है, तो वो कार्यकाल रहता है 6 वर्ष तक रहता है, 6 वर्ष का रहता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। और कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और हर साल, ये जो हर साल है, हर साल 1/3, 1/3 भाग सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हर 2 साल, हर साल नहीं, हर 2 साल पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हर 2 साल, हर 2 साल में 1/3 भाग क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी होते हैं। किसके उत्तरदायी होते हैं, तो राज्य विधायिका के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर आ गया होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो कितना दिन का होता है, तो वो होता है 5 साल का रहता है। कितने साल का रहता है, 5 साल का कार्यकाल रहता है। और इससे रिलेटेड जो राज्यपाल हैं उनसे रिलेटेड कुछ आपको और भी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो राज्यपाल के बारे में यही है, इनमें एक आर्टिकल 153 का था, आर्टिकल 153। और ये क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य, सॉरी, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो ये कितना कहता है, आर्टिकल 153 कहता है। फिर आर्टिकल आर्टिकल 154 क्या कहता है, आर्टिकल 154 क्या कहता है, कि राज्यपाल की नियुक्ति, कि इस जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा, तो वो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल फिर एक है 156, आर्टिकल 156 क्या कहता है, तो ये इसमें इनका कार्यकाल का बारे में बात किया गया, कार्यकाल। और कार्यकाल कितना साल का रहेगा, 5 साल का रहेगा कार्यकाल रहेगा। ठीक है, और आर्टिकल 157, 157 क्या कहता है, तो नियुक्ति की योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, नियुक्ति की योग्यता रहता है कितना में, 157 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 161, इसको तो आपको स्टार लगा लेना, ये है राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। ये क्या है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 161। 53, प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल। 154 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 156 में उनका कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 157 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और 161 कहता है कि राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का 3, राष्ट्रपति के प्रति। निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है, न्यायपालिका, ठीक है, यानी कोर्ट का कार्य नहीं है, नागरिक के अधिकार के लिए अभिभावक की तरह काम करना, पेरेंट्स की तरह काम करना, ये तो है। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, अपराधियों को पकड़ना और दंडित करना या बाद जारी करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का, 13 का बी। इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो स्लाइड रहेगा उसमें इसका डिटेल एनालिसिस होगा। फोर्थ है, 14 है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, संसद या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। तो जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को समर्पित है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा, जो ये न्यायिक समीक्षा है वो किस आर्टिकल में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। कितना में है,
आर्टिकल 32 में है। और हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट को न्यायिक समीक्षा, ये भी है। हाई कोर्ट को जो न्यायिक समीक्षा है, इसका जो अधिकार है वो आर्टिकल 226 में है। आर्टिकल कितना में है? 226 में। और ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, सरकार के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इसकी जो टोटल संख्या है वो टोटल कितनी है? तो टोटल 11 है। और इसमें जो 11वां है, 11वां, वो कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, 11वां। और ये SSC-MTS में इस बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये सब। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो ये रसिया के संविधान से लिया गया है। ये भी याद रखिए कि मौलिक कर्तव्य को रसिया से लिया गया है। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य को। तो सामाजिक परिवर्तन की कुंजी, इसे क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की कुंजी कहते हैं। किसे? मौलिक कर्तव्य को कहा जाता है। इसे कब जोड़ा गया? इसे संविधान में जोड़ा कब गया? तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। किसके अनुशंसा पर? तो ये स्वर्ण सिंह समिति, किसके? स्वर्ण सिंह समिति, इनके सिफारिश पर इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भाग कितना में है? तो भाग 4 में, भाग 4 के का यानी ए में है, भाग 4 के का यानी ए में है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बार बार पूछा जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद है तो इसका निपटारा कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। तो यहाँ पर आया मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इसके बारे में 2-3 चीजें याद रख लेना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, कि जो इसकी नियुक्ति है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? किसकी? ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बता रहे हैं। जो इसकी नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो इसका कार्यकाल है, वो कार्यकाल कितना साल का होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक, जो पहले पहुंच जाए, ठीक है। चाहे तो वो 6 वर्ष तक रहेगा या फिर वो 65 वर्ष तक रहेगा। इसको हटाया कैसे जाएगा? तो इसको हटाया जाएगा महाभियोग लगाकर। कैसे? महाभियोग लगाकर, जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं उसी तरह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, यानी महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। जो अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो हैं ज्ञानेश कुमार। वो क्या है? तो वो हैं ज्ञानेश कुमार हैं। और ये किम में है? तो ये 26वें हैं। वो कौन है? तो वो 26वें अभी हैं, ज्ञानेश कुमार हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कितना भाग में है? तो संविधान के भाग 15 में है। कितना में है? भाग 15। और आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 324 में है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ेगा। वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। भाग कितना है? तो 15 में है। और आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 324 में है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको जान लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कब हुई? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल 124 में, यानी सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय में टोटल जज कितने हैं? टोटल जज की संख्या कितनी है? 1 + 33। याद रखिएगा, ये एक जो है वो है चीफ जस्टिस, ये है मुख्य न्यायाधीश। ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और ये हो गया जज। ये क्या हो गया? नॉर्मल
जज साहब जो हो गया। तो 1 + 33 यानी टोटल 34 है। टोटल कितने हैं? 34 है। और इसकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी जो रिटायरमेंट की जो आयु है, वो है 65 वर्ष। कितना है? 65 वर्ष है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय से इंपॉर्टेंट है। संसद के बारे में दो तीन चीजें याद रख लेनी है संसद के बारे में। क्या? कि संसद का जो गठन है वो कब हुआ? तो संसद का गठन आर्टिकल 79 में हुआ है। और ये किस भाग में है? ये भाग कौन सा है? तो ये जो भाग है, भाग 5 में है। और इसके अंग कौन कौन है? जो ये संसद है, संसद के अंग कौन कौन है? तो एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। देखो, मैं इतना एनालिसिस इसीलिए करता हूँ ताकि अगर आपको याद है तो आपको अच्छे से वो रिवीजन होते रहे। इसलिए मैं इसका नाम क्विज रखा हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है, संविधान से अलग प्रावधान है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान के द्वारा ही सृजन किया गया है, बनाया गया है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति क्या है? तो उपराष्ट्रपति आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 163 यानी 163 में है, पहला नंबर। भाग कितना में है? तो ये भाग 5 में है, भाग 5 में है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा इसको, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होगा? पदेन सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल होगा 64। ये आर्टिकल कितना में है? 64 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और इनका जो कार्यकाल है, ये इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष का। कितना वर्ष का रहेगा? 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है स्वयं, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, या अध्यक्ष की सलाह से। तो राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। यानी अगर प्रधानमंत्री कहेगा तभी राष्ट्रपति सारे मंत्रिमंडल को क्या कर देगा? बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम लोग को जान लेनी चाहिए। तो ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, तो प्रधानमंत्री आर्टिकल हैं कितना में? तो आर्टिकल आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल कितना कहता है? तो आर्टिकल 75 कहता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज जो बार बार पूछा जाता है, जो मंत्री परिषद होते हैं, कौन? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा। ये ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हाँ, कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कितनी से कम नहीं होनी चाहिए अगर लोकसभा बनना चाहते हैं, मतलब सदस्य बनना चाहते हैं? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। तो जो लोकसभा है, तो लोकसभा के बारे में क्या चीज है? कि लोकसभा में जो वर्तमान सदस्य हैं, वर्तमान कितने हैं? तो वर्तमान है 543। पहले कितने थे? पहले था 545। ठीक है, जो 545 से 543 हुआ, इसका कारण क्या है? तो जो दो एंग्लो इंडियन है, क्या? जो दो एंग्लो इंडियन है, दो एंग्लो इंडियन को 2020 में हटा दिया गया।
हटा दिया गया। ठीक है, ये संविधान संशोधन करके इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, जिसके कारण 545 से आप कितना हो गया, 543 हो गया। तो जो मिनिमम एज है यहाँ पर, जो मिनिमम मिनिमम एज है वो कितना हो गया, तो मिनिमम एज हो गया 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो। ठीक है, और 30 वर्ष किसके लिए है, 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए। अगर आप राज्यसभा मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए 30 वर्ष, और ये 35 वर्ष है राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, छत्तीसगढ़ की, 1997 में, 1999 में, 2000 में, या 1998 में। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था, 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 2000 में। और छत्तीसगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वो है रायपुर। वो कौन है, रायपुर। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, 1948 में, 1950, 1951, या 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ। और उस समय जो आम चुनाव हुआ था, तो यहीं पर लिखना कि उस समय जो पहले चुनाव आयुक्त थे, पहले जो चुनाव आयुक्त उस समय थे वो कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहले चुनाव आयुक्त, आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, हम देखते हैं आप लोग कितना करंट अफेयर जानते हो। ये बताना है आपको, कमेंट करके बताना है वर्तमान में चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था, भारत में पंचायती राज। तो भारत में पंचायती राज का आरंभ करने 1957, 1952, 1959, या 1951। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में। और पंचायती राज के बारे में जितने भी चीज़ हैं डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। जो ये पंचायती राज है ये कितने स्तरीय हैं, तो ये त्रिस्तरीय हैं। त्रिस्तर सॉरी एक सेकंड। जो ये पंचायती राज हैं वो कितने हैं, ये त्रिस्तरीय हैं। त्रिस्तरीय हैं, कौन कौन है, एक होता है ग्राम, एक है ब्लॉक लेवल पर, और एक है डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पर। ठीक है, तो जो ब्लॉक में है पंचायत समिति, ग्राम में ग्राम पंचायत, और जिला में जिला परिषद है। ठीक है, इसको पंचायती राज जो शुरू हुआ वो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और ये पार्ट कितना में है, पार्ट यानी भाग, संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 9 में है। किस में है, 9 में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। अगर इससे रिलेटेड आर्टिकल आपसे पूछे कि पंचायती राज किस से संबंधित आर्टिकल कौन कौन है, तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये सब रेलवे वाले में पूछ लिया जाता है, इतना डीप पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, गरीबी हटाओ। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के बारे में मैंने जितनी चीजें थी पहले ही ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक याद रखना, इन्हें लौह स्त्री भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, लौह स्त्री, लौह स्त्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जो याद रखना। और इंदिरा गांधी को 1984 में भारत रत्न मिला। 1984 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ही थे जिन्होंने ये 1959 में कांग्रेस की क्या बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी 1959 में। और ये इंदिरा गांधी पहली यानी फर्स्ट महिला पीएम थी, पहली महिला पीएम भी बनी इंदिरा गांधी। ठीक है, नेहरू के बारे में इंपॉर्टेंट है, नेहरू जी के बारे में, नेहरू की जो ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि ये कितना टाइम तक रहे थे, सबसे लंबा टाइम तक रहते हैं। ठीक है, 17 साल रहे थे, और 17 साल 288 दिन। और नेहरू का जो बुक है ये इंपॉर्टेंट है, एक बुक ये है, बुक फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बार बार पूछा जाता है ये, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है इनका।
और एक और इम्पॉर्टेंट है बुक नंबर 2, जो बार बार पूछा जाता है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये बार बार क्वेश्चन इनका बुक से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ ये दोनों बुक को भी आपको क्या कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, क्या है, सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति या विधिक स्वीकृति। तो राइट आंसर हो जाएगा विधिक स्वीकृति मौलिक कर्तव्य को नहीं है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ये भी देख लेना है। हालांकि इसको पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। टोटल संख्या कितनी है, 11। क्योंकि क्विज है, बार बार एक ही चीज को पढ़ना है। आर्टिकल कितना है, 51A। अगर आप ये क्वेश्चन पैटर्न को बार बार अगर तुम देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए किसी का भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरी है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो 11वां 11th 11वां कर्तव्य था, 11वां कर्तव्य था, उसको कब जोड़ा गया, तो इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका कोई भी विधिक स्वीकृति नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, गांधीवादी सिद्धांतों से या प्रस्तावना से। तो आपको पता लग रहा होगा कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो प्रस्तावना से डायरेक्टली रिलेटेड है। किससे है, प्रस्तावना से। तो याद ना, यहाँ पर है जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें याद रखनी है कि ये भाग कितना में है, तो ये भाग 3 में है। कितना में है, भाग 3 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो आर्टिकल है, सॉरी भाग 3 नहीं, नीति निर्देशक मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 4 में कहाँ है, भाग 4 में है। थोड़ा सा जल्दी बताने के चक्कर में हो जाता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक आर्टिकल है। और एक मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है, भाग कितना में है? ये भाग 3 में है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका। और मौलिक अधिकार की टोटल संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकार की टोटल जो संख्या है वो 6 है। कितनी है, 6 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रस्तावना। नेक्स्ट है, संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है, हमारा राष्ट्रपति है। कौन है, राष्ट्रपति है। यहाँ से ये क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर याद रखना अभी की जो वर्तमान में कौन है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो अभी वर्तमान में है वो है भूषण रामकृष्ण, भूषण रामकृष्ण गवई। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो सबसे पहले फर्स्ट सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, आपको ये बताना, क्या करना है, ये बताना है, ठीक है। तो संघ के कार्यकारिणी में संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, नहीं, कभी नहीं, केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। थर्ड, हाँ राष्ट्रपति सोचते हैं कि मंत्री अयोग्य है। या फोर्थ, यह स्पष्ट नहीं कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन कब, जब प्रधानमंत्री अपनी सलाह देंगे तब। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को किसी एक मंत्री को अगर हटाना है तो वो प्रधानमंत्री अगर सलाह देता है कि इस मंत्री को हटा दीजिए, ये अपना काम अच्छा से नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति उसको अपने पद से हटा सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं, जैसे रोग का लक्षण होता है ना, वैसे ही न्याय का लक्षण नहीं है। यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, किसी के दबाव में आके काम नहीं करता न्यायालय। यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, बिल्कुल सही। यह एकल समन्वित तंत्र है, यह सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि यह सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था है। सर्वोच्च नहीं, क्या विधि निर्माण करने का काम किसको है, संसद को। विधि का निर्माण करने का काम किसको है, संसद को है, ना कि वो ये कोर्ट वगैरह को है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
फोर्थ नंबर। नेक्स्ट है, वित्त के संदर्भ में संविधान ने, वित्त के संदर्भ में संविधान क्या है, तो राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया, या केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया गया वित्त के संदर्भ में। तो जो वित्त के संदर्भ में है आंसर, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया है ना। वो वित्त आयोग का अपना मतलब है कि कौन से राज्य को क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया। वित्त आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जिसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, तो जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। और पहला पहला वित्त आयोग, जो पहला वित्त आयोग है वो कब से कब तक चला, तो पहला वित्त आयोग 1951 में हुआ था। पहला वित्त आयोग कब था, 1951 में। और अभी कौन चल रहा है, अभी चल रहा है 16वां वित्त आयोग। और इस 16वां वित्त आयोग है, और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं, जो 16वां वित्त आयोग के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया, याद रखना है इनको, ठीक है। 16वां वित्त आयोग अभी है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है। ग्राम सभा का संबंधित ग्राम के परिवारों के मुखिया के गण न, संविधान ग्रामों में समस्त मतदाता, ग्रामों में समस्त वयस्क पुरुषगण, या नामित सदस्यगण। नहीं, जो भी संबंधित ग्राम है उसमें जितने भी मतदाता हैं ये सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। सभी के सभी क्या माने जाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। भारत में मतदाताओं को कौन कराएगा, सरकार द्वारा, निगम द्वारा, व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा, या निर्वाचन आयोग द्वारा। तो जितना भी मतदाता का लिस्ट निकालता है, मतदाता को लिस्ट करना है ना, ये सारे के सारा का सारा काम निर्वाचन आयोग का है, इलेक्शन कमीशन को है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन अधिनियम द्वारा और कब हुआ, ठीक है। तो सिक्किम के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। कौन सा राज्य है, 22वां राज्य है। और ये कब बना, तो ये बना था 16 मई 1975। 16 मई 1975 को, तो 1975 यहाँ है, यहाँ ये गलत है, ठीक है। और संविधान संशोधन कौन था, तो 36वां। तो 36वां संविधान संशोधन, ये संशोधन कौन था, अमेंडमेंट कौन था, अमेंडमेंट कौन सा था, तो अमेंडमेंट था 36। 36वां संविधान संशोधन 1975। तो ये राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। सिक्किम का कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है, तो सिक्किम का राजधानी है गैंगटोक। कौन है, गैंगटॉक है, ठीक है, गैंगटॉक। नेक्स्ट है, भारत का संघ, भारत का संघ क्या है, तो भारत का संघ है भारत का क्षेत्र, पर्यायवाची है, उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। तो भारत संघ एवं राज्यों का क्षेत्र है ना, बोला भी गया 1 नंबर में आर्टिकल 1 में संघ एवं राज्यों का क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, भारत का संघ, ठीक है। नेक्स्ट है, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। आप स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में भी बात की है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव करता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता देता है, या विवेक की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। कौन है, तो 36 के विवेक की स्वतंत्रता, भाषण दे सकते हैं, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाव का मामला आपको स्वतंत्रता देता है, इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का 4। 37, एक एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सभा, एकत्रित। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी रैली में जा रहे हैं, तो उसका एक बुनियादी शर्त है कि उस रैली में क्या नहीं होना चाहिए, रचनात्मक उद्देश्यों के लिए, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन के लिए, अहिंसक के लिए, या शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर, तो वो जो आप जहां भी रैली में जा रहे हैं और जो भी रैली को ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको ये श्योर करना पड़ेगा कि वहां पर शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन वहां पर रैली किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि गोली बंदूक लाठी डंडा लेकर वहां पहुंच गए और मतलब रैली हो रहा है, मारपीट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा भाई, तो केवल विधि एवं द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है। ऐसा कैसे, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा,
सर, राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही उसको क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, केवल कानूनी नियम द्वारा ही, ऐसा नहीं कि अपने मन से भी कुछ किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता यानी कॉमन सिविल कोड सीसीसी लागू है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ है, गोवा में है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो यूसीसी है, कॉमन सिविल कोड है, वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में है। किसमें है, आर्टिकल 44 में है। और ये नीति निर्देशक तत्व के पार्ट है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का एक पार्ट है, भाग है ना, पार्ट है यानी भाग है उसका। और ये गोवा, गोवा के बारे में एक चीज और याद रखना कि गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था, पुर्तगाली से आजाद कराया गया था, आजाद कराया गया था। ठीक है, तो यही इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉमन सिविल कोड है, आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 44 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है, 5 वर्ष, जब तक लोकसभा के प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता बना रहता, या राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता, या जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए रहता है, या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। है कि नहीं, ये आ, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष, या जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये इससे पहले, ये 5 वर्ष भी रहता है लेकिन उससे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, ये वाला। अगर इलेक्शन हुआ, ठीक है, ये अभी इलेक्शन हुआ और पता चला कि 1 साल के बाद ही उसका जो लोकसभा में विश्वास मत है वो प्राप्त नहीं हुआ, फेल कर गया, है कि नहीं, तो पहले से भी गिर सकता है। तो कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा विश्वास मत प्राप्त किया रहता, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो 5 वर्ष लगा सकते थे, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए ए नहीं बल्कि इसका आंसर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। तो ये आज था 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा था क्या था, है ना। और इसी तरह से भी इसके पार्ट्स और भी आते रहेंगे। ठीक है, आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो इसका साइंस का आएगा, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लें, क्योंकि ये क्विज है, तो क्विज का मतलब होता है जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रिवाइज करवा सकें। तो ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।